नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2023 में जो आपको ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना। तो इस एनालिसिस के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि देखिए कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा आपको जो सब्जेक्टिव प्रश्न है सारे का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इस एनालिसिस का फायदा क्या होगा, तो देखिए आगामी जो हमारी बोर्ड एग्जाम है 2024 में, वहां से मतलब उसमें जो प्रश्न आएंगे हो सकता है कि कहीं यहीं से कुछ प्रश्नों को उठाकर वहां पे रख दिया गया हो। ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे कि बढ़िया से इस एनालिसिस को क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को क्या करते हैं कि हम शुरू करते हैं। और आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है कि रेट जेल ने मानव भूगोल के, ठीक है ना, सॉरी, क्या कह रहा है कि रेट जेल ने भूगोल के किस शाखा के विकास में योगदान दिया। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, उसके बाद है आपको आर्थिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। तो देखिए ये जो रेट जेल है ना, यह आपको मानव भूगोल के विकास में क्या किया है कि आपको योगदान दिया। और इस रेट जेल को हम लोग क्या कहते हैं कि आपको मानव भूगोल का यानी कि जनक कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि मानव भूगोल का जो पिता कहा जाता है वह किसे कहा जाता है। तो साथियों, मानव भूगोल का जो पिता है वो आपको फ्रेडरिक रेट जेल को जो है वो आपको कहा जाता है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो रेट जेल है वो आपको है कहाँ के, ठीक है ना। तो रेट जेल जो है साथियों, यह आपको जर्मनी के क्या थे कि आपको भूगोलवेता थे। और इनकी क्या है कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक जो है उसका नाम क्या है, तो आपको एंथ्रोपोजियोग्राफी, यह जो लिखा है वो कौन लिखा है, तो आपको यानी कि रेट जेल ने। फिर यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछे जाएंगे कि भौतिक भूगोल का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। तो साथियों, भौतिक भूगोल का जो जनक है ना वो आपको पोलिडोनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पोलिडोनियस को। तो यहाँ से ये सभी चीज आप अच्छे से याद रखेंगे। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं एक नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है कि सारे साथियों को सभी चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए साथियों, कर रहा है कि निश्चयवाद की धारणा के अनुसार कौन सा घटक जो है आपको महत्वपूर्ण है। तो देखिए, तो ये जो निश्चयवाद की धारणा है इसके अनुसार जो है वो आपको कौन सा घटक जो है महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए कह रहा है आपको मानव, उसके बाद कह रहा है तकनीक, ठीक है ना, उसके बाद है संस्कृति, उसके बाद है आपको प्रकृति यानी कि नेचर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको प्रकृति हो जाएगा। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि ये जो भूगोल है, इस भूगोल में क्या है कि आपको दो विचारधारा जो है वो आपको प्रमुख है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे भूगोल की जो विचारधाराएं हैं, क्या है विचारधाराएं, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए भूगोल में जो है आपको दो विचारधाराएं, एक जो है आपको संभववाद, क्या है संभववाद। तो इस विचारधारा के अनुसार कहा जाता है कि मनुष्य जो है आपको पर्यावरण में, ठीक है ना, या प्रकृति में जो है वो आपको छेड़छाड़ करने में क्या है कि आपको समर्थ है। दूसरा जो है आपको विचारधारा, वो है आपको निश्चयवाद विचारधारा, याद रखिएगा। तो इस निश्चयवाद विचारधारा में कहा गया कि मनुष्य जो है वो आपको प्रकृति में छेड़छाड़ करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि बताइए कि ये जो आपको निश्चयवाद विचारधारा है, ठीक है ना, इसके जो प्रवर्तक थे वो आपको कौन थे। तो देखिए, तो ये जो निश्चयवाद विचारधारा है इससे कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपको कार्ल रिटर हो गया, क्या हो गया, कार्ल रिटर। इसके अलावा आपको रेट जेल हो गया, कौन हो गया, रेट जेल हो गया। इसके अलावा आपको एलन सेम्पुल हो गई, क्या हो गई, एलन, ठीक है ना, सेम्पुल। और ये जो एलन सेम्पुल है ये आपको कहाँ की थी, तो आपको अमेरिकन थी, जो कि आपको रेट जेल की क्या थी कि आपको शिष्या थी, ठीक है ना। इसके अलावा आपको हंटी गटन हो गया, क्या हो गया, हंटी गटन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपको भूगोल के किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो आपको निश्चयवाद विचारधारा से। जबकि संभववाद विचारधारा में कहेंगे तो ये आपको हैब्रो है, क्या है, हैब्रो। इसके अलावा आपको एक और है आपको भूगोलवेता जिनका नाम है बाइडल, क्या नाम है उनका, बाइडल डी ला ब्लास, क्या है, ब्लास या ब्लासा। ये जो है आपको किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, संभववाद से। तो संभववाद, ये जो संभववाद विचारधारा है यह कहता है कि मनुष्य जो है आपको प्रकृति में क्या है कि आपको परिवर्तन करने में स्वतंत्र है, जबकि निश्चयवाद कहता है कि वो आपको स्वतंत्र नहीं है। तो दो का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी बी कहते हैं यानी कि डी हो जाएगा, प्रकृति। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं 3 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भूगोल की कौन सी शाखा, ठीक है ना,
प्रकृति और क्या है कि आपको सामाजिक पर्यावरण के सहसंबंधों का अध्ययन करती है। ऑप्शन ए कह रहा है आपको मानव भूगोल, शहरी भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीति भूगोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको मानव भूगोल हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ से 2 नंबर में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मानव भूगोल क्या है, तो हम कहेंगे कि मानव भूगोल जो है भूगोल की वह शाखा है जो आपको प्रकृति और सामाजिक पर्यावरण के सहसंबंधों का अध्ययन करती है। मानव भूगोल के जो जनक थे वो कौन थे, तो आपको फ्रेडरिक रेटजेल। अगर ऐसे आप परिभाषा को लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए कि मानव भूगोल के जनक कौन थे, तो आप क्या कहोगे, फ्रेडरिक रेटजेल। और ये कहाँ के भूगोलवेता थे, तो ये आपको जर्मनी के भूगोलवेता थे। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 4 में क्या करा है, कह रहा है कि नव निश्चयवाद की धारणा जो है वो आपको किसने दी। देखिए ऑप्शन कह रहा है रेटजेल, उसके बाद है हमबोल्ट, ग्रिफिथ टेलर, उसके बाद है आपको ब्लॉस। पे देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं नव निश्चयवाद, इसकी जो धारणा दिए थे वो आपको कौन दिए थे, तो आपको ग्रिफिथ टेलर दिए थे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको राइट आंसर हो जाएगा। रेटजेल जो कि आपको मानव भूगोल से क्या है जुड़े हुए हैं, और ये जो ब्लास है ये आपको क्या है कि संभववाद विचारधारा से जो है वो आपको जुड़े हुए हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि ये जो संभववाद विचारधारा है इससे जुड़े हुए जो भूगोलवेता का नाम बताइए। तो एक आपको ब्लॉस मतलब ब्लास हो गया, ब्लास के अलावा जो हो जाएंगे वो आपको कौन हो जाएंगे, तो आपको फेब्रो हो जाएंगे। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ग्रिफिथ टेलर यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको बिल्कुल सही है। चलिए अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि आचरण भूगोल भूगोल की किस मतलब भूगोल की किस उपशाखा की जो है वो आपको उपशाखा यानी कि आचरण भूगोल के बारे में कहा जा रहा है। तो साथियों आचरण भूगोल ऑप्शन ए कह रहा है जनसंख्या भूगोल, उसके बाद कह रहा है आपको सामाजिक भूगोल, फिर है शहरी भूगोल, उसके बाद है संसाधन भूगोल। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सामाजिक भूगोल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 6ठे नंबर प्रश्न में। क्या कर रहा है इसमें हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों से क्या है कि आपको प्रभावित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों भूगोल की जो आपको क्या है कि एक शाखा है जो आपको कार्ल मार्क्स के विचार से क्या है कि आपको प्रभावित है, वो शाखा कौन सा है इसके बारे में बात करते हैं। तो उससे भी पहले जानेंगे, क्या जानते हैं कि ये जो कार्ल मार्क्स है यह कहाँ के थे। तो ये आपको जर्मन चिंतक थे। कहाँ के थे, जर्मन चिंतक थे। और याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का हम लोग क्या कहते हैं कि आपको जनक कहते थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि वैज्ञानिक समाजवाद या इसी में पूछ देंगे कि आधुनिक समाजवाद का जनक कौन थे, तो क्या कहेंगे, कार्ल मार्क्स। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे कि इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम आप याद रखिएगा, वो है आपको दास कैपिटल। क्या है, दास कैपिटल। और इस दास कैपिटल पुस्तक को ना साथियों क्या कहा जाता है जानते हैं, तो आपको समाजवादियों का जो है बाइबिल कहा जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं मार्क्स, तो मार्क्स के विचारों से जो प्रभावित जो भूगोल की एक शाखा है वह आपको कौन सा है, तो वह आपको आचरण भूगोल है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है साथियों वो आपको राइट हो जाएंगे। तो ये सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ पर आ गया सांस्कृतिक भूगोल। तो सांस्कृतिक भूगोल के जो जनक थे वो कौन थे, तो ये भी याद रखिएगा, कार्ल ओ सावर। क्या है, कार्ल ओ सावर। इन्हें क्या कहा जाता है, तो आपको सांस्कृतिक भूगोल का जो है वो आपको जनक कहा जाता है। तो ये सभी चीज आप अच्छे से याद रखेंगे। तो 6 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम चलते हैं 7 में, और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप जरूर बताएंगे। देखिए क्या करें कि भूगोल में गणितीय तकनीकों के प्रयोग को क्या कहते हैं। तो साथियों भूगोल में गणितीय तकनीक के प्रयोग को जो कहते हैं ना हम लोग, वो आपको मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए और भी जो है आपको क्या है कि ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे देखिए निश्चयवाद। तो निश्चयवाद विचारधारा को लेकर जो आता है वो आपको कौन आता है, तो इसमें कई सारे जो है आपको भूगोल बेता है। जैसे देखिए कौन कौन लोग हैं, तो जैसे इसमें आपको कार्ल रिटर हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा आपको रेटजेल हो गए, क्या हो गए, रेटजेल हो गए। उसके बाद है इनकी शिष्या एलन सेम्पुल। क्या है, एलन सेम्पुल। इन लोगों का नाम जो है आपको अच्छे से याद रखना है, कौन है, एलन सेम्पुल, ठीक है ना। अगर यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा नीचे कर देते। देखिए यहाँ एलन सेम्पुल, और एलन सेम्पुल जो थी वो कहाँ की थी, तो याद रखिएगा ये जो सेम्पुल साहिबा है वो आपको रेटजेल की शिष्य थी और यह अमेरिकन थी। उसके बाद है संभववाद। तो देखिए तो संभववाद विचारधारा को लेकर आता है फ्रांस के भूगोलवेता जो कि आपको
उनका नाम होता है फेब्रो। इसके बाद जो है आपको वाइडल डी ला बलासा, तो ये जो है आपको किससे जुड़ा हुआ है, तो संभववाद विचारधारा से। नवनिश्चयवाद विचारधारा से कहेंगे तो वो आपको ग्रिफिथ टेलर, कौन है, ग्रिफिथ टेलर। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और जहां भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 में क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो आपको कौन है। तो साथियों विश्व का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश बन गया अब वो आपको भारत बन गया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको राइट है। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि सेकंड नंबर पे जो है कौन है, तो देखिए तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो आपको भारत है, दूसरे नंबर पे जो है वो आपको चीन है। अगर हम तीसरे नंबर की बात करते हैं तो वो आपको यूएस है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और चौथे नंबर पे बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपको इंडोनेशिया। तो यहाँ से इन सभी देशों के बारे में कुछ याद रखिएगा। जैसे देखिए राज्य राजधानी भी इसके पूछ दिए जाते हैं। तो देखिए तो भारत की राजधानी बताने की आवश्यकता नहीं है, यह आपको नई दिल्ली। उसके बाद है बांग्लादेश, साथियों इसकी जो राजधानी है वो आपको ढाका है, ये सब पूछे जाएंगे भूगोल में। पाकिस्तान, इसकी राजधानी जो है साथियों वो आपको इस्लामाबाद है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको नेपाल, इसकी राजधानी जो है वो आपको काठमांडू है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो काठमांडू है साथियों, यह जो है आपको नेपाल की राजधानी है। और इस काठमांडू में क्या है कि एक संगठन का मुख्यालय है, और वो संगठन जो है कौन सा है, तो याद रखिएगा कि वो संगठन जो है वो आपको सार्क है। क्या है, सार्क है। और इसी सार्क का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है जानते हैं, तो आपको काठमांडू में। तो यहाँ से ये सभी आप याद रखेंगे। उसके बाद है इंडोनेशिया। तो देखिए इंडोनेशिया की जो राजधानी है मेरे भाई वो आपको कहाँ है जानते हैं, तो यह आपको जकार्ता में। और आपसे हम यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, कई सारे क्वेश्चन आएंगे। देखिए तो ये जो जकार्ता है, इस जकार्ता में क्या है, तो आपको आसियान का क्या है कि आपको मुख्यालय है। तो ये सभी आपसे पूछे जाएंगे, मतलब कि एसोसिएशन ऑफ साउथ क्या है, साउथ, ठीक है ना, क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है इसका क्या है कि मुख्यालय है। यूएसए, इसकी राजधानी जो है वो आपको वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और ये जो देख रहे हैं वाशिंगटन डीसी, ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्या है कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसके अलावा आपको आईबीआरडी जो है, यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको विश्व बैंक, उसका मुख्यालय चीन जो है, इसकी राजधानी जो है वो आपको बीजिंग में। कहाँ है, बीजिंग है। और इस बीजिंग में जो है वो आपको एक संगठन है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ, उसका क्या है कि आपको मुख्यालय। तो जैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप उसे देख लीजिएगा। देखिए तो एनालिसिस थोड़ी लॉन्ग होगी इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में पॉलिटी हो, ठीक है ना, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे वो भूगोल है, जैसा भी प्रश्न आए आप उसको क्लियर कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न में। मेरे भाई 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि किसी स्थान की कुल जनसंख्या क्या है, कुल जनसंख्या, और क्या है कि कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। तो साथियों ऑप्शन ए कह रहा है आपको प्रवास, उसके बाद कह रहा है जन्म दर, जनसंख्या घनत्व, मृत्यु दर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको जनसंख्या घनत्व हो जाएगा, यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो फिर यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए ये जो जनसंख्या घनत्व है यह आपको क्या है, इस पर आप थोड़ा सा चर्चा कीजिए। तो देखिए तो जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले जो लोगों की औसत संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि आपको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से बात आएगी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है भारत में वो कौन है। तो देखिए तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपको बिहार है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति क्या है कि आपको प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसे आपको याद रखना है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपको अरुणाचल प्रदेश है, इसे आपको याद रखना है। और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ही कम है, और वह कितना है, आपको 17 व्यक्ति क्या है कि आपको प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और पूछेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो है भारत में स्थान कौन सा है, तो कहेंगे आपको तीसरा। और जनसंख्या घनत्व के मामला में कहेंगे तो वो आपको पहला हो जाएगा, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक लोग कहाँ रहते हैं, तो वो आपको बिहार में रहते हैं। तो ये सारे चीज आपको याद होने चाहिए। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर राज्य पूछेंगे तो वो हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला तो वो आपको सिक्किम। तो यहाँ से इसको भी याद रखिएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या की अगर बात की जाए तो आपको उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या, तो यह भारत की बात हो रही है। और सबसे कम जनसंख्या की बात किया जाएगा तो वो आपको सिक्किम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है। तो साथियों
आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न आए ना, आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न को क्या करा है इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्न में से किन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, मतलब कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ कम पाए जाएंगे। तो देखिए कह रहा है कि उच्च तापमान, मरुभूमि यानी कि मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि देखिए कि जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने में जो है आपको सबसे बड़ी भूमिका जो निभाती है वो आपको जलवायु, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में ही क्या करते हैं कि आपको रहते हैं। जहाँ ज्यादा तापमान रहते हैं वहां नहीं रहते हैं, ठीक है ना। यानी कि तापमान ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उनके बॉडी के अनुकूल होनी चाहिए। इसके बाद है जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं लोग मतलब उन क्षेत्रों में कम रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या का बसाव कम देखा गया है। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है इस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन जनसंख्या जमाव को आकर्षित करता है। तो ऑप्शन कह रहा है आपको बेरोजगार, उसके बाद है रोजगार के अवसर, अशांति, बाढ़ क्षेत्र। तो साथियों इसमें जो हो जाएगा आपको मतलब जनसंख्या के जमाव को आकर्षित करने वाला कारक वो हो जाएगा आपको रोजगार के अवसर, क्योंकि लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां उन्हें क्या होता है कि रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि लोग जहां बेरोजगारी हो वहां नहीं रहना पसंद करते हैं, जहां पर आपको शांति का माहौल ना हो वहां लोग नहीं रहते हैं, बाढ़ वाले क्षेत्र में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो देख रहे हैं 11, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 12 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि किसी स्थान में एक विशेष समय अंतराल में क्या है कि एक विशेष समय अंतराल में कुल पैदा हुए बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं। तो साथियों उसको कहते हैं हम लोग क्या, तो आपको जन्म दर। और जन्म दर जो होते हैं वो आपको कैसे निकाले जाते हैं, तो प्रति 1000 जो आपको क्या होता है कि जीवित बच्चे जो होते हैं, ठीक है ना, उसकी संख्या पर इसको क्या होता है कि आपको निकाले जाते हैं 1 वर्ष के मतलब कि अंतराल पे, ठीक है ना। तो इसे आपको याद रखना है। प्रवास तो कहेंगे कि जब लोग अकेले या क्या होता है समूह के साथ अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चल जाते हैं तो उसको हम लोग प्रवास कहते हैं। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। और सबसे अधिक जो आपको अप्रवासी है वो आपको है कहाँ, तो वो आपको मुंबई में है। तो सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए और आपके एग्जाम का मात्र जो है आपको 4 महीना है, ठीक है ना। यानी कि हम जो है 31 जनवरी तक आपको जो है पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और इसी 4 महीना में आप क्या करेंगे, इतिहास रचेंगे। तो इसीलिए क्या करना है कि साथियों जोश और जुनून से जो है कस कर मेहनत करना है। जहां भी दिक्कत होगी आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। चलिए अब चलते हैं 12 में क्या कर रहा है थोड़ा सा देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 13 नंबर प्रश्न में कि किसी नए स्थान में जाकर बसने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन कह रहा है निवासी, अप्रवासी, शरणार्थी, पर्यटक। तो साथियों नए स्थान में जाकर बसने वाली जनसंख्या को जो है ना हम लोग अप्रवासी कहते हैं। और भारत में जो सबसे अधिक जो आपको प्रवासियों को आकर्षित करता है वो शहर है आपको मुंबई। इसीलिए पूछेंगे कि सबसे अधिक अप्रवासियों की संख्या जो है वो कहाँ है, तो क्या कहेंगे मुंबई में। और यह जो मुंबई है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। और इसके साथ साथ यह भारत की जो है वह क्या है, तो आपको वित्तीय राजधानी है। तो अगर आपसे हम प्रश्न पूछेंगे कि बताइए कि भारत की वित्तीय राजधानी जो है वह कहाँ है, तो क्या कहेंगे मुंबई में। इसके अलावे एक चीज और याद रखना है आपको, क्या जानते हैं कि भारत का हॉलीवुड जो है आपको मुंबई को कहा जाता है। इसके अलावा आपको भारत का प्रवेश द्वार भी जो है वो आपको मुंबई को कहा जाता है। तो जैसा भी प्रश्न पूछा जाए आपको देख लेना है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं हम लोग 14 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन से कारक मृत्यु दर में गिरावट के लिए उत्तरदायी है, यानी कि कम मृत्यु दर हो रही है उसके पीछे जो है कारण क्या है। तो देखिए कह रहा है महामारी पर नियंत्रण। ये कथन क्या है, राइट है, क्योंकि पहले लोग महामारी के कारण क्या होते थे कि आपको अधिक मरते थे, ठीक है ना। लेकिन अब जो है महामारी पर लगभग नियंत्रण कर लिया गया है। संक्रामक जो रोग है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग उस पर भी नियंत्रण है, ठीक है ना। तो ये भी आपको राइट आंसर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वह इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। और देखिए कि जिस देश में जितनी कम मृत्यु दर होगी उसका मतलब है उस देश का जो हेल्थ सेक्टर है वो आपको काफी ज्यादा मजबूत है। चलिए अब हम चलते हैं 15 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की
किस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों जो होती है वो आपको उच्च होती है? तो साथियों, जनसंख्या संक्रमण की जो आपको पहली अवस्था होती है उसमें क्या होता है कि जन्म दर और अब मृत्यु दर जो होता है दोनों क्या होता है? उच्च होता है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि प्रारंभ में जन्म दर जो होगा अधिक होगा। देखिए, द्वितीय अवस्था में क्या होगा कि प्रारंभ में जन्म दर क्या होता है कि आपको अधिक होते हैं। तृतीय अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर और आपको मृत्यु दर इस दोनों में जो होता है तीव्रता से क्या होती है कि आपको कमी आती है। क्या है? कमी आती है। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आप देख रहे हैं जनसंख्या संक्रमण, क्या देख रहे हैं? जनसंख्या संक्रमण, ठीक है ना। तो इस जनसंख्या संक्रमण के जो सिद्धांत को दिए थे वो आपको कौन दिए थे? तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में क्या होते हैं कि आपको पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों, जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत को जो दिया था वो आपको डब्ल्यू.एस. थॉम्सन ने। कौन दिया था? डब्ल्यू.एस. थॉम्सन ने। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत को कौन दिया था? तो आपको डब्ल्यू.एस. थॉम्सन ने। कब दिया था? तो याद रखिएगा 1929 में दिया था। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि इसका जो संशोधित रूप है वो आपको कौन पेश किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, तो जनसंख्या संक्रमण के जो संशोधित रूप है ना उसको 1945 में क्या होता है कि आपको पेश किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आएगी कि किसके द्वारा जो है वो आपको पेश किया जाता है? तो साथियों, वह जो पेश किया गया था F.W. नोटे अस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा पेश किया गया था? F.W. नोटे अस्टीन के द्वारा। तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ से आपका जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है इस पर सबसे पहले बात करते थे। कह रहा है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों उच्च होती है? तो आपको प्रथम में, ठीक है ना। द्वितीय में क्या होता है कि प्रारंभ में जन्म दर अधिक होती है, और तृतीय में दोनों में क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में क्या होती है कि आपको गिरावट आती है। तो 15 का राइट आंसर आपको ए हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 16 में। क्या कर रहा है बात करते हैं। देखिए, कर रहा है कि भारतीय जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो साथियों, भारत में जो जनगणना होती है ना वो आपको 10 वर्ष के अंतराल पर क्या है कि आपको होती है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो जनगणना है वो आपको किस सूची का विषय है? तो यह आपको संघ सूची का विषय। इसका मतलब हो गया कि भारत में जनगणना कराना किसका दायित्व है? तो आपको केंद्र सरकार को। तो यहाँ से बात आती है कि भारत में जनगणना की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? तो यह आपको 1872 ईस्वी में क्या है कि आपको भारत में जनगणना की क्या होती है कि आपको शुरुआत होती थी। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में। और इस समय साथियों क्या है कि भारत के जो वायसराय थे, क्या है? वायसराय थे, वो आपको लॉर्ड मेयो थे। यहाँ से ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे कि ये जो लॉर्ड मेयो है इसकी हत्या जो होती है वो आपको भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर दी जाती है। लेकिन यहाँ से आपके एग्जाम में और प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्या कि भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरे भाई, भारत में जो नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत होती है वो आपको 1881 में वैज्ञानिक रूप से। और उस समय जो वायसराय होते हैं वो आपको कौन होते हैं? तो वे आपको लॉर्ड रिपन होते हैं। और लॉर्ड रिपन को हम लोग भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं कि आपको जनक कहते हैं। और इसके बाद से ही हमारे भारत में जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है वो आपको होने लगी। तो जनगणना से संबंधित कुछ वर्ष को याद रखिएगा, जैसे आपको 1872 यहाँ पे जनगणना शुरू होती है। 1881 में नियमित रूप से क्या होती है कि आपको शुरुआत होती है। उसके बाद याद रखिएगा 1921 में जो जनगणना होती है उसको कहा जाता है जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष। उसके बाद है 1931 में पहली बार जाति आधारित क्या होती है कि आपको जनगणना होती है। उसके बाद है आपको 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली क्या होती है कि आपको जनगणना होती है। इस बात को आपको याद रखना है। इसके अलावा 1951 के जो जनगणना वर्ष है उसको कहा जाता है जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष, इसे याद रखना है। 2011 को एक याद रखिएगा, 2011 में क्या होता है तो आपको दूसरी बार जो होती है जाति आधारित जनगणना होती है। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर जो आपको बी है वो आपको राइट हो जाएंगे। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग अपने साथियों में भी इसे क्या करेंगे कि शेयर करके बताएंगे, ठीक है ना। और आप अपना फीडबैक भी जो है वो आप हमें जरूर देंगे। चलिए अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कर रहा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है कि 2011 की क्या की जनगणना क्या है? जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो देखिए, तो वो हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है ना वो आपको जनसंख्या के मामले में क्या है कि आपको पहला है। दूसरा की अगर हम बात करते हैं तो वह आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ठीक है ना। याद रखिएगा दूसरा स्थान पर। और तीसरा स्थान पर हमारा जो है वो आपको बिहार है। क्या है?
बिहार है। और एक चीज याद रखिएगा कि बिहार से ही अलग हुआ था कौन, तो आपको झारखंड कब अलग हुआ था, तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को झारखंड क्या होती है कि आपको बनती है। तो यहाँ से इन सभी राज्यों की राजधानी को भी आपको याद रखना है। और ये जो उत्तराखंड है ये आपको उत्तर प्रदेश से क्या होता है कि आपको अलग होकर बनता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इन राज्यों की जो राजधानी है वो आपको कहाँ है। तो देखिए बिहार की राजधानी जो कि आपको पटना है, यह हमें बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोग इतना चीज जानते हैं। उसके बाद है साथियों झारखंड, तो झारखंड की जो राजधानी है वो आपको रांची है। कहाँ है, रांची है। उसके बाद है उत्तराखंड, इसकी जो राजधानी है वो आपको देहरादून है। कहाँ है, देहरादून। और उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी आपको लखनऊ है, और लखनऊ को हम लोग कहते हैं नवाबों का क्या कहते हैं कि आपको शहर कहते हैं। तो ये सारे चीज अच्छे से याद होने चाहिए। तो 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर जो डी है यानी डॉल, वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व ज्यादा होती है, मतलब कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पर ज्यादा होता है, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कहाँ पर लोग ज्यादा जो है वो आपको रहेंगे। तो देखिए ऑप्शन कह रहा है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में उतने लोग क्या होते हैं कि आपको नहीं रहते हैं। हाँ, डेल्टाई क्षेत्र में आपको जनसंख्या का घनत्व ज्यादा देखने को क्या होता है कि आपको मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यानी कि जहां पर आपको क्या है कि आपको नदी का मुहाना है उन क्षेत्रों की भूमि उपजाऊ होती है, और जहां भूमि उपजाऊ होती है वहां क्या होता है कि आपको जनसंख्या का जो बसाव होता है वो आपको अधिक होता है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 19 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा शहर महाराष्ट्र की राजधानी है। तो देखिए महाराष्ट्र की जो राजधानी है ना वो आपको मुंबई है। कौन है, मुंबई है। और मुंबई को भारत की क्या कहा जाता है, तो आपको वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया क्या कहेंगे, तो आपको मुंबई। दूसरी चीज आप याद रखेंगे कि मुंबई को जो है भारत का क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको हॉलीवुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉलीवुड कहा जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि भारत को जो है यानी कि भारत का प्रवेश द्वार वो आपको किसे कहा जाता है, तो साथियों भारत का जो प्रवेश द्वार है वो आपको यानी कि किसे कहा जाता है, तो कहेंगे आपको मुंबई को। इसके अलावे एक चीज आप और याद रख सकते हैं, 7 द्वीपों का नगर क्या है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो कहेंगे आपको मुंबई को। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद को क्या कहा जाता है, तो भारत का बोस्टन कहा जाता है। याद रखिएगा कि भारत का बोस्टन जो है किसे कहा जाता है, तो भारत का बोस्टन साथियों अहमदाबाद को कहा जाता है। इसके अलावे भारत का जो मैनचेस्टर है क्या है, भारत का मैनचेस्टर, वो आपको अहमदाबाद को जो है वो आपको कहा जाता है। और ये जो देख रहे हैं अहमदाबाद, ये आपको गुजरात का सबसे बड़ा क्या है कि आपको शहर है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो 19 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए और नागपुर जो कि आपको महाराष्ट्र में ही है, पुणे जो कि आपको महाराष्ट्र में ही है। चलिए अब हम चलते हैं 20 में। क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपको 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि 2011 के अनुसार, किसके अनुसार, 11 के अनुसार। ठीक है ना। और इसी में पूछेंगे कि 2001 के अनुसार जो है कितना था, तो आपको 325 व्यक्ति क्या कहेंगे कि आपको प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यह आपको याद रखना होगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी पूछे जाएंगे। 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो वो हो जाएगा आपको कौन जानते हैं, तो आपको बिहार। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति क्या कहेंगे, तो आपको प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 के अनुसार तो वो हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति क्या है कि आपको प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए तो ये सब भी आपको याद रखना है। और 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कहेंगे तो उत्तर प्रदेश, सबसे कम कहेंगे तो आपको सिक्किम है। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप उसे देख लेंगे। तो 20 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वह आपको ऑप्शन नंबर जो आपको ए है वो आपको सही हो जाएगा। चलिए 21 में क्या करें, निम्न से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का एक घटक है, मतलब जनसंख्या वृद्धि के लिए कौन से घटक जो है वो आपको जाने जाते हैं। तो देखिए कह रहा है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, इनमें से सभी। तो ये सभी जो है जनसंख्या क्या है कि वृद्धि का जो है महत्वपूर्ण घटक है, मतलब जनसंख्या के वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट हो जाएंगे। ठीक है ना।
चलिए, तो फिर यहाँ से एक चीज आएगी कि आपको ये जो जनसंख्या वृद्धि होती है क्या, तो एक निश्चित क्षेत्र में क्या होता है कि आपको जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में जो परिवर्तन आता है उसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन का ग्रोथ किसे कहते हैं। तो आप इसे 2 नंबर में लिख सकते हो। तो 21 का राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो आपको जन्म दर, मृत्यु, प्रवास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 22 में कह रहा है कि निम्न में से किस अवधि में भारत में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक था। तो देखिए, तो भारत में जन्म दर और मृत्यु दर जो दोनों अधिक था वो आपको 1901 से 1921 के बीच। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो आपको राइट हो जाएंगे। मतलब इस अवधि में भारत में जनसंख्या की क्या थी कि आपको जन्म दर भी अधिक थी और मृत्यु दर भी जो क्या थी कि आपको अधिक थी भारत में, ठीक है ना। चलिए, तो 22 का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपको सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं, तो इसमें क्या करा है, शिलोंग किसकी राजधानी है। देखिए ऑप्शन ए करा है गंगटोक, मेघालय, कोहिमा, गुवाहाटी। तो देखिए, तो शिलोंग जो है वो आपको मेघालय की क्या है कि आपको राजधानी, याद रखिएगा। और ये जो गंगटोक है वो आपको सिक्किम की राजधानी, किसकी राजधानी है, सिक्किम की राजधानी है। कोहिमा जो है ये आपको नागालैंड की क्या है साथियों, कि आपको राजधानी है। और गुवाहाटी जो है ये आपको क्या है कि असम, क्या है, असम का एक प्रमुख शहर है। वैसे असम की राजधानी कहेंगे तो हो जाएगा आपको दिसपुर। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है साथियों वो आपको राइट है। चलिए अब हम चलते हैं आपको 24 में वो क्या कर रहा है इस पे हम लोग बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इसका राइट आंसर जान लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24 में कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रीय युवा नीति जो है शुरू की गई थी। तो युवाओं को क्या सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति जो होती है वो आपको 2003 में जो होती है वाजपेयी सरकार के द्वारा शुरू की जाती है। तो इसे आपको याद रखना है। और वाजपेयी जी को भारत में क्या होता है कि आपको यानी कि परमाणु संपन्न देश बनाने में जो होता है वो आपको गिना जाता है। और भारत में मोबाइल फोन जो है घर घर पहुंचाने का जो श्रेय जाता है वो आपको वाजपेयी जी को जाता है। और वाजपेयी जी अपने जीवन काल में 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, इस बात को आपको याद रखना है। तो 24 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसमें तो आपको 25 में देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन जनसंख्या संगठन के घटक है। तो ऑप्शन करा है साक्षरता दर, मतलब लिटरेसी जो रेट है वो, लिंग अनुपात, शिक्षा, इनमें से सभी तक क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर आया साक्षरता दर। तो भारत की जो साक्षरता दर है वो आपको क्या है, तो इसमें आपको 74.04% भारत की साक्षरता दर है। और इसमें साथियों मेन जो है उसकी साक्षरता दर 82.14%, और जो वुमन है उसकी साक्षरता दर जो है वो आपको 65.46% है, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कहेंगे तो आपको केरल है। केरल की साक्षरता दर आपको 93.91%। वहीं अगर हम बात करते हैं कि भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य तो वो आपको बिहार है। और बिहार की साक्षरता दर कितनी है, वो आपको 63.82% है। तो ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं, अब लिंग अनुपात की बात करते हैं। तो लिंग अनुपात होता है क्या, तो उसे देखेंगे कि कुल जनसंख्या में महिलाओं तथा पुरुषों के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। नहीं तो प्रति 1000 जो आपको पुरुष है उस पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसको हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं, यानी कि सेक्स रेशियो। तो देखिए, तो भारत का जो सेक्स रेशियो है 2011 के अनुसार वो आपको कितना है, तो वो आपको 943 है। क्या है, 943, मतलब कि 1000 पुरुषों पर 943 जो है वो आपको महिला है। और पूछेंगे कि भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो वो आपको केरल है, जहां का लिंगानुपात 284, मतलब कि 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछेंगे भारत में तो वो आपको हरियाणा है। और हरियाणा का लिंगानुपात आपको 2011 में कितना था, 879, मतलब 1000 पुरुष पर 879 महिला है। तो फिर यहाँ से बात आएगी, क्या जानते हैं कि बिहार का लिंगानुपात जो है वो आपको क्या है। तो साथियों 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है वो आपको कितना है जानते हैं, तो यह आपको 918 है। क्या है, 918। इसका मतलब है कि 918 महिला पर जो है आपको 1000 पुरुष है। और बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो आपको जिला वो आपको गोपालगंज हो जाएंगे। तो इसे आपको याद रखना है। तो देखिए, तो ये सभी चीज आपके एग्जाम में छप सकते हैं, तो आप इसे बढ़िया से क्या करोगे, देख लोगे। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और आपको क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर देंगे। अगर क्लास अच्छी लगती हो मेरे भाई तो आप लोग अपने दोस्तों में भी क्या करें, शेयर करें, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आपके इस ऑनलाइन क्लास के लिए
क्या है कि हमारे पीछे जो है आपको कई सारे लोग जो है काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको कोई पीडीएफ बनाने वाले व्यक्ति अलग होते हैं, कोई आपको पीपीटी बनाने वाले व्यक्ति जो होते हैं अलग होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो कंटेंट बनाने वाले लोग होते हैं वो अलग होते हैं, और सभी के काम के बाद जो होता है एक बार हम उस काम को देखते हैं और फिर क्या होता है कि हम आपके लिए जो होते हैं आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो देखते हैं कि एक चीज को पढ़ाने के लिए कई सारे लोग जो होते हैं पीछे जो होते हैं वर्क करते हैं, तो उनकी मेहनत को थोड़ा सा सार्थक बनाइए। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जो है जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक जो है हमें काफी ज्यादा जो है आपको मोटिवेशन देती है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 26 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि बेंगलुरु मैसूर औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो साथियों ये जो बेंगलुरु मैसूर औद्योगिक क्षेत्र है वो आपको कर्नाटक में क्या है कि आपको स्थित है। और याद रखिएगा कि कर्नाटक की राजधानी ये भी पूछे जाएंगे। तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो आपको बेंगलुरु है। कहाँ है? तो आपको बेंगलुरु। केरल की राजधानी याद रखिएगा, तो ये आपको तिरुवनंत क्या है कि आपको पूरम है, तो इसे भी आपको याद रखना है। उसके बाद है साथियों तमिलनाडु, इसकी जो राजधानी है वो आपको चेन्नई है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। उड़ीसा की जो राजधानी है वो आपको भुवनेश्वर है। तो ये सभी चीज आपके एग्जाम में छप सकते हैं। जैसे देखिए राज्य राजधानी से क्वेश्चन आया था। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे बेंगलुरु की। तो देखिए तो बेंगलुरु जो है इसको भारत का आईटी सिटी जो है वो आपको बोला जाता है, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ शहर, ठीक है ना। और बेंगलुरु जो है इसे हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी, साथ साथ इसको हम लोग अंतरिक्ष का क्या कहते हैं कि आपको शहर कहते हैं। और भारत की जो सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है इसरो, उसका भी जो मुख्यालय है वो आपको बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु को क्या कहते हैं तो भारत का सिलिकन वैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का सिलिकन वैली। तो साथियों ये सभी चीज आपको याद रखना है कि भारत का सिलिकन वैली किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि आपको बेंगलुरु को, ठीक है ना। तो 26 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 27 में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत का जो सबसे बड़ा क्या है कि आपको अल्पसंख्यक जो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है वो आपको कौन है। तो साथियों भारत का जो सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है मेरे भाई वो आपको क्या है, मुस्लिम है। क्या है? मुस्लिम है, ठीक है ना। बाकी इधर देख रहे हैं बौद्ध हो गया, जैन हो गया, फारसी हो गया, क्या हो गया, फारसी हो गया, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपको सिख है, क्या है, सिख है। इसके अलावा आपको देखिए सिख हो गया, ईसाई हो गया, बच गया आपको फारसी, क्या है, फारसी। तो देखिए 2 2 4 2 6, तो ये जो 6 समुदाय देख रहे हैं ये जो है भारत में क्या है जानते हैं कि आपको अल्पसंख्यक है। क्या है? अल्पसंख्यक है। जो इसमें जो सबसे ज्यादा संख्या वो किसका है, तो आपको मुस्लिम का है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो 27 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं आपको किसमें, आपको 28 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि मुख्य श्रमिकों को न्यूनतम वर्ष में कितने दिन रोजगार मिलना आवश्यक है। तो देखिए न्यूनतम श्रम क्या कहते हैं, मुख्य श्रमिक हम उसको कहते हैं जो वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपके एग्जाम में अगर बात आती है कि मुख्य श्रमिक हम किसको कहेंगे तो आप क्या कहिएगा, तो देखिए कहेंगे क्या, समझिए कि वह श्रमिक, ठीक है ना, जिन्हें कम से कम साल में क्या है कि आपको 183 दिन रोजगार मिलता हो वो आपको क्या कहलाएगा, मुख्य श्रमिक। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि शादी के बाद महिलाओं का एक गांव से दूसरे गांव में होने वाला प्रवास किस प्रकार का प्रवास है। तो इसको कहेंगे हम लोग क्या जानते हैं, तो आपको ग्रामीण प्रवास, यानी कि गांव से गांव में होने वाला जो प्रवास होता है, ठीक है ना, वो ज्यादातर क्या होता है कि महिलाओं में होता है। क्योंकि महिलाएं जो होती है विवाह उपरांत एक गांव से दूसरे गांव में क्या होती है कि आपको जाती है, इसलिए क्या होता है कि आपको ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। तो 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 30 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि हुगली नदी, ठीक है ना, जो कि आपको पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये जो हुगली नदी है इसके सहारे कौन सा उद्योग विकसित हुआ था। साथियों यह जो है आपको जूट, और एक चीज याद रखिएगा कि भारत में जूट का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपको कौन है, तो वो आपको पश्चिम बंगाल है। तो आपके एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न आए आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। अब चलिए साथियों अब हम लोग क्या करेंगे कि आपको सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलते हैं जो आपके सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। जैसे देखिए कि आपको 10 जो है, देखिए ये जो है आपको सितंबर माह के जो एग्जाम हुए हम उसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए तो इसमें 10 क्या है कि आपको यानी कि 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए हैं, और इसके अलावे जो है आपको 5 जो है वो आपको क्या है जानते हैं कि आपको 5 नंबर वाले पूछे गए, जिसमें से आपको 3 का आंसर जो है आपको देना है। देखिए स्पष्ट दिखता होगा, ठीक है ना,
तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। देखिए, और ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। तो चलिए साथियों, अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। सब्जेक्टिव प्रश्न हमारा क्या कर रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे, और आपको जहां भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो आप हमें बोलिएगा, हम आपके लिए पीडीएफ की भी क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। देखिए, यही आपका प्रश्न है। तो देखिए, आप लोग इस प्रश्न को देखिए, ठीक है ना, और आप इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझ में आ रही है या नहीं आ रही, उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको बताएंगे। तो देखिए, तो साथियों क्या कह रहा है, समझिए कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, यही आपका क्या है कि आपको प्रश्न है। तो याद रखेंगे कि ये जो जनसंख्या वृद्धि है यही पूछा जा रहा है। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन क्या है। जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय क्या है कि किसी क्षेत्र में क्या है कि समय की किसी निश्चित अवधि में, मतलब कि किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में जो परिवर्तन आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जानते हैं। तो आपको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इस जनसंख्या वृद्धि को हम लोग क्या करते हैं कि आपको, यानी कि निरपेक्ष संख्या, अथवा उसको हम लोग क्या करते हैं कि आपको प्रतिशत में जो है व्यक्त करते हैं। मतलब ये जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, इस जनसंख्या वृद्धि को क्या होता है कि हम लोग प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, और नहीं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष संख्या कहते हैं। तो यहाँ से एक बात आती है कि जनसंख्या का वृद्धि क्या आपको धनात्मक हो सकता है या आपको ऋणात्मक हो सकता है। तो साथियों, जनसंख्या का वृद्धि आपको धनात्मक और ऋणात्मक जो है दोनों हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं जनसंख्या की वृद्धि वो आपको क्या होती है कि आपको धनात्मक होती है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2011 में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अनुसार भारत का एकमात्र राज्य था नागालैंड, जिसकी आपको जनसंख्या जो थी वह क्या हुई थी, जानते हैं कि आपको कम हुई थी। क्या हुई थी, कम हुई थी। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप जरूर बताएंगे। तो इसे आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट जो है आप इसका ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न में, आपको क्या कर रहा है इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि आर्थिक भूगोल की दो उप शाखाओं का नाम जो है बताएं। तो साथियों, आर्थिक भूगोल यानी कहने का मतलब हुआ इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो आपको क्या है। तो कहेंगे कि आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की क्या है कि आपको एक प्रमुख शाखा है, यानी कि यह किसकी शाखा है, तो कहेंगे मानव भूगोल की शाखा। मानव भूगोल वही जिसके पिता जो है फ्रेडरिक रेटजल को कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की जो है एक क्या है, प्रमुख शाखा है, जिसमें मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का क्या किया जाता है कि आपको अध्ययन किया जाता है। यहाँ से एक बात आएगी, आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, तो हम कहेंगे कि वे सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को आय की प्राप्ति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो इसकी जो दो प्रमुख शाखा है वो आपको संसाधन भूगोल है और साथ साथ आपको कृषि भूगोल है। और इन भूगोलों से क्या होता है कि मतलब इन क्रियाओं को करने से हमें आय की क्या होती है कि आपको प्राप्ति होती है। तो यही आपको आर्थिक भूगोल है, क्या है, आर्थिक भूगोल है। तो ये जो देख रहे हैं 2 नंबर प्रश्न, इसका जो है आपका यह एनालिसिस हुआ। तो आप लोग इसका क्या करें, एक स्क्रीनशॉट ले ले और जहां दिक्कत हो आप हमें बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संभववाद की धारणा का अर्थ बताइए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि संभववाद के विचारधारा को जो लेकर आता है वो आपको फ्रांसीसी भूगोल में था। आपको कौन जानते हैं, फैब्रो। कौन लेकर आता है, फैब्रो। इनका नाम आप याद रखिएगा, कौन लेकर आता है, फैब्रो। और साथ साथ जो होता है आपको बाइडल, क्या नाम है उनका, बाइडल, डीला, क्या कहेंगे तो आपको बलास, क्या है, बलास। ये दोनों जो होता है इसे लेकर क्या होता है कि आपको आता है। तो संभववाद विचारधारा के अनुसार क्या है, पहले समझिए। तो संभववाद विचारधारा कहती है क्या कि मनुष्य जो है प्रकृति में, ठीक है ना, या पर्यावरण में परिवर्तन के लिए क्या है कि आपको स्वतंत्र है, और वह परिवर्तन करने में क्या है कि आपको समर्थ है, क्या है, समर्थ है। यही चीज कहता है। तो वही कह रहा है कि संभववाद भूगोल की एक विचारधारा है और इसके अनुसार मनुष्य क्या है कि पर्यावरण में क्या है कि परिवर्तन करने में समर्थ है, तथा वह प्रकृति प्रदत्त क्या है कि अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छाओं के अनुसार क्या है कि आपको उपयोग कर सकता है। तो यहाँ से कहा जा रहा है कि इस विचारधारा के समर्थक कौन थे, आपको फैब्रो, ठीक है ना, और साथ साथ बाइडल, डेला, ब्लास। ये सारे आपको याद रखने हैं। अगर आप इस प्रकार से एग्जाम में लिखते हैं तो आपके सारे प्रश्न जो होंगे आपको अच्छे से मतलब काउंट किए जाएंगे। दूसरी बात कि आपको नंबर भी जो है आपको बेहतर तरीके से दिए जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कर रहा है, आप लोग इसे पढ़िए। क्या कर रहा है कि प्रश्न कितना इजी है। कह रहा है कि बिहार के 2 शहरों का नाम बताइए। क्या कीजिए, 2 शहरों का नाम बताइए। क्या ऐसा प्रश्न पूछा जाना चाहिए। तो देखिए कह रहा है बिहार के बारे में कि बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य आज से नहीं है, ठीक है ना। बिहार का इतिहास जो है प्राचीन काल से ही आपको गौरवमयी है, ठीक है ना। तो ये जो बिहार है जनसंख्या की दृष्टि से जो है आपको भारत में क्या स्थान रखता है, आपको तीसरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो आपको 12वां स्थान रखता है। इसके 2 प्रमुख शहर में आइएगा, ठीक ना, जिसका अंग्रेजी काल में भी काफी ज्यादा महत्व था। तो वह आपको
पटना और क्या है मुजफ्फरपुर है, तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर पटना मुजफ्फरपुर ही लिखिए, आप यहाँ पर सीतामढ़ी भी लिख सकते हैं, शिवहर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई मुंगेर भी लिख सकते हैं, जिसको जैसा मन है, ठीक है ना, वो अपने आसपास के दो शहरों के भी नाम लिख सकते हैं। तो 34 नंबर का एनालिसिस ये हो गया, आप इसे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं आगे, यानी कि 35 यानी कि 5वां नंबर प्रश्न क्या है, इस पे बात करते हैं 2 नंबर वाले में। तो देखिए कह रहा है अप्रवास से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानिए कि मनुष्य क्या है, मनुष्य अन्य स्थानों से आकर जिस स्थान पर क्या होते हैं, बस जाते हैं, क्या है, बस जाते हैं, ठीक है ना, उसके संदर्भ में प्रवास को क्या कहते हैं, कि आपको अप्रवास कहते हैं, तथा प्रवास करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं, अप्रवासी कहते हैं। तो भारत में जो सबसे अधिक अप्रवासियों की संख्या है वो आपको कहाँ है, मुंबई में। अब इसे हम समझते हैं, जैसे देखिए कि हम जो है आपको सीतामढ़ी से, कहाँ से है, तो आपको सीतामढ़ी से, ठीक है ना। अब देखिए अब मेरा जो सपनों का शहर है बाबू, वो आपको बेंगलुरु है, क्या है, बेंगलुरु है। तो हम सीतामढ़ी से कहाँ शिफ्ट कर गए, तो आपको बेंगलुरु में, कहाँ शिफ्ट कर गए, बेंगलुरु में। तो हमने क्या किया कि सीतामढ़ी जो हमारा मूल स्थान था उसको हमने क्या किया कि आपको छोड़ दिया और कहाँ जाकर बस गए जानते हैं, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के लिए हम क्या हो गए, अप्रवासी हो गए, क्या हो गए, अप्रवासी हो गए, ठीक है ना। तो यही चीज आपसे क्या है कि पूछा जा रहा है, वही कर रहा है कि अन्य स्थानों से आकर जिस स्थान पर मनुष्य बस जाते हैं उसके संदर्भ में प्रवास को क्या कहते हैं, तो आपको अप्रवास कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न में, यानी 36 क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले प्रवास के कारण बताइए। मतलब कि गांव से गांव में प्रवास होने के कारण जो है वो आपको क्या है, और ये सबसे ज्यादा प्रवास जो है वो आपको होता है महिलाओं में, क्या होता है, महिलाओं में। तो देखिए तो सबसे पहला होगा कि महिलाओं का विवाह के उपरांत एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जाना। सही बात है कि महिला जो होती है विवाह के बाद एक गांव से दूसरे गांव में चली जाती है। इस वजह से क्या होता है कि आपको जो प्रवास होता है वो आपको गांव से गांव में ज्यादा होती है। दूसरा बात है कि लोग कभी कभी उपजाऊ भूमि की तलाश में भी एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं। तो यह आपको गांव से गांव में होने वाले प्रवास के क्या है कि आपको 2 कारण है, ठीक है ना। जैसे देखिए कहीं की भूमि उपजाऊ नहीं है तो लोग उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में बसना क्या कर देते हैं कि आपको मतलब कि आरंभ कर देते हैं। इससे क्या होते हैं कि उनको जो होते हैं रोजगार भी मिलते हैं, उनका जो भरण पोषण है वो भी आपको बेहतर तरीके से होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में, क्या करा है, यानी कि 37, ठीक है ना। कह रहा है कि प्रवास को आकर्षित करने वाले 2 कारण बताइए। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई शहर जो है वो आपको लोगों को क्यों आकर्षित करता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो देखिए तो सबसे पहले वहाँ क्या होना चाहिए, रोजगार के अवसर, यानी कि काम के पर्याप्त अवसर होने चाहिए। दूसरी बात कि आपको शिक्षा क्या है, एजुकेशन का माहौल होना चाहिए। स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य यानी हेल्थ की सुविधा होनी चाहिए। मनोरंजन आदि की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए, ठीक है ना। आधारिक संरचना का विकास होना चाहिए। तो इस सबसे क्या होता है कि लोग जो होते हैं अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चले जाते हैं। जैसे मान चलिए कि हम लोग सीतामढ़ी में आकर क्यों मतलब पढ़ते हैं, विभिन्न गाँव से आकर क्यों पढ़ते हैं। चाहे हम लोग क्या है कि आपको पटना क्यों पढ़ने जाते हैं, दिल्ली क्यों पढ़ने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन इस सब की सुविधा जो है पर्याप्त है, और साथ साथ वहाँ पे काम के भी क्या है कि आपको पर्याप्त अवसर मिलते हैं। तो इस वजह से लोग जो होते हैं क्या होते हैं कि अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर क्या करते हैं, जाते हैं। तो प्रवास को आकर्षित करने वाले या क्या है कि आपको 2 प्रमुख कारक है। तो आप इसे बढ़िया से देख लोगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौतिक कारण बताइए। मतलब कि जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक है, जिसमें से आपको 2 ही कारक का नाम जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए तो 2 भौतिक कारक में एक है अनुकूल जलवायु, क्योंकि लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ की जलवायु उनके स्वास्थ्य के क्या हो, कि आपको अनुकूल हो। लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ की भूमि जो है उनके लिए क्या हो, कि आपको उपजाऊ हो, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो ये जो देख रहे हैं आप 38 नंबर, ठीक है ना, इसका यह एनालिसिस हो गई। तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर से आपको मौका दिया जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। सुनिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मतलब व्यावसायिक संरचना से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए व्यावसायिक संरचना हम कहते हैं किसको, तो देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ कह सकते हैं कि व्यावसायिक संरचना के आधार पर क्या है कि आपको जो आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया। थोड़ा सा हम इसको क्या कर देते हैं कि आपको नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम आपके लिए जो है इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्या है, छोटा कर देते हैं, ताकि आपको सारा चीज जो है वो आपको दिख सके। तो देखिए क्या कह रहा है कि व्यावसायिक संरचना क्या है, सॉरी ये थोड़ा सा हिल गया है, ठीक है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गई। देखिए क्या कह रहा है कि व्यावसायिक संरचना से तात्पर्य विभिन्न आर्थिक कार्यों में क्या है, विभिन्न आर्थिक कार्यों में। आर्थिक कार्य करने का मतलब क्या हुआ, सीधे समझिएगा क्या कि मनुष्य जो होते हैं आपको लाभ के उद्देश्य से जो भी कार्य करते हैं उसको हम लोग कहते हैं
आर्थिक क्रिया या आर्थिक कार्य कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो आर्थिक कार्यों में संलग्न जनसंख्या से मतलब कोई ना कोई वो काम करता हो। तो देखिए, तो व्यावसायिक कार्यों के आधार पर क्या है कि आर्थिक क्रिया को जो है 3 भागों में बांटा गया है। जैसे आपको प्राथमिक कार्य यानी कि प्राथमिक क्रिया, उसके बाद जो हो जाएगा आपको द्वितीय क्रिया, और उसके बाद जो है आपको तृतीय क्रिया। तो यहाँ से बात आती है कि प्राथमिक क्रिया में क्या आता है। तो देखिए, तो प्राथमिक क्रिया में आपको कृषि, पशुपालन, ठीक है ना, मछली पालन, आखेट, ठीक है ना, भोजन एकत्रीकरण करना, ठीक है ना, वनारोपण करना, ये सब जो होता है आपको प्राथमिक क्रिया में आते हैं। और भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है वो आपको प्राथमिक कार्यों में जो है आपको संलग्न है। उसके बाद द्वितीय कार्यों में जो होता है निर्माण और उद्योग धंधे से संबंधित कार्य आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है तृतीय कार्य, इसमें आपको सेवा क्षेत्र से संबंधित कार्य आते हैं, जैसे कि आपको परिवहन हो गया, क्या हो गया, परिवहन हो गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपको संचार हो गया, क्या हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया, क्या हो गया, व्यापार हो गया, ठीक है ना। बैंकिंग हो गया मेरे भाई, क्या हो गया, बैंकिंग हो गया। बैंकिंग के बाद जो हो जाएगा वो आपको यानी कि क्या कहेंगे उसको कि मुद्रा हो गया, क्या हो गया, मुद्रा से संबंधित वाला जो कार्य हो गया। ये सब जो है आपको किस में आते हैं जानते हैं, तो आपको तृतीय क्रिया में। तो भारत की जो अधिकांश आबादी है वो आपको किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको यानी कि प्राथमिक क्रिया से। तो व्यवसायिक संरचना से हम क्या कहेंगे, तो सीधे कहेंगे कि व्यवसायिक संरचना से तात्पर्य विभिन्न आर्थिक कार्यों में संलग्न जनसंख्या से, यानी कि देश की जनसंख्या का विभिन्न आर्थिक कार्यों में लगा होना ही क्या कहलाता है, कि जनसंख्या का व्यवसायिक संरचना कहलाता है। तो ये जो आपको 9 नंबर प्रश्न है वो आपको बिल्कुल मतलब एनालिसिस हो गई। अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कर रहा है कि भारत में स्थित किन्हीं 2 महानगरों के नाम बताइए, पूछा जा रहा है। तो साथियों, भारत में स्थित जो 2 महानगर है वो कौन है, तो देखिए, एक आपको दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, आप यहाँ पर कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु कुछ भी दे सकते हैं, क्या है, कुछ भी दे सकते हैं। और महानगर हम उसको कहते हैं जहाँ की जनसंख्या जो है वो आपको 50 लाख से क्या हो, क्या आपको अधिक हो, तो ऐसे नगरों को क्या कहते हैं, तो आपको महानगर कहते हैं, ठीक है ना, या उसी को मेगा नगर भी कहा जाता है। तो ये जो 10 नंबर प्रश्न है यहाँ पे ऑप्शन में 40 दे दिया है, वो आपको क्या हो गया कि एनालिसिस हो गई। अब चलिए, अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि आपको ये जो 5 नंबर वाले प्रश्न है, इस 5 नंबर वाले प्रश्न में चलते हैं और इसको देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि निश्चयवाद की धारणा की व्याख्या करें। तो साथियों कह रहा है कि ये जो नव निश्चयवाद है जिसे नियतिवाद भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नियतिवाद भी कहते हैं, ठीक है ना। यह निश्चयवाद हुआ क्या है कि संभावनावाद के बीच का क्या है कि आपको विचारधारा है, क्या है, विचारधारा, यानी पे नव निश्चयवाद की बात हो रही है, ठीक है ना। यह विचारधारा बताती है कि मानव न तो प्रकृति का दास है और न ही क्या है कि आपको स्वामी है, बल्कि मानव में कार्य करने की जो क्षमता असीमित है। और इस विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, तो आपको ग्रिफिथ टेलर। तो यहाँ पर जो एनालिसिस हो गया है ना वो आपको नव निश्चयवाद का हो गया, किसका हो गया, नव निश्चयवाद का। अब देखिए, अब निश्चयवाद विचारधारा क्या है इस पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए यहाँ सुनिए, तो निश्चयवाद भूगोल की क्या है कि आपको एक प्रमुख विचारधारा है, क्या है, प्रमुख विचारधारा है, जिसमें आपको माना गया है कि मनुष्य जो है क्या है कि आपको प्रकृति में जो है आपको छेड़छाड़ करने के लिए जो है वो आपको स्वतंत्र नहीं है। तो इस जो निश्चयवाद विचारधारा है, इस निश्चयवाद विचारधारा से कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेटजेल, एलन सेम्पुल, हंटिंगटन, ये सब जो है आपको जुड़े हुए हैं। तो आप इसको बढ़िया से मिलाकर क्या कर सकते हो, लिख दोगे, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 5 नंबर के प्रश्न थे, अगर आप इस इतना एनालिसिस को कर देते हैं तो आपको सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी याद रखिएगा कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो ग्रिफिथ टेलर थे। और निश्चयवाद से अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। निश्चयवाद में अगर हम आते हैं तो आपको कौन कौन लोग हो जाएंगे, तो देखिए, तो आपको रेटजेल, क्या है, रेटजेल। उसके बाद जो हो जाएंगे साथियों कौन हो जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रेटजेल के बाद जो है वो आपको हो जाएंगे यानी कि ये कार्ल रिटर, क्या है, कार्ल रिटर, इनका नाम हम अक्सर भूल जाते रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो हो जाएंगे वो आपको एलन सेम्पुल, क्या है, एलन सेम्पुल, ठीक है ना, सेम्पुल से इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो है आपको हंटिंगटन, क्या है, हंटिंगटन। तो ये सब जो है आपको किससे जुड़े हुए हैं, तो आपको निश्चयवाद से। तो मिलाकर और इन सभी भूगोलवेताओं का नाम लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 2 नंबर आपको किस में जानते हैं, तो आपको ये जो 5 नंबर का प्रश्न है उसमें क्या करा है कि प्रवास के कारणों का उल्लेख करें। तो देखिए, तो प्रवास के लिए भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण उत्तरदायी होते हैं। तो प्रवास कहते हैं कि इसको, तो जब व्यक्ति एक स्थान से क्या होता है कि आपको दूसरे स्थान पर क्या होता है कि आपको अकेले या समूह के साथ जाते हैं और वहां बस जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। तो प्रवास का जो है सबसे पहला भौतिक कारण जो है वो आपको क्या है, तो देखिए, तो भौतिक कारण में कह रहा है कि भौतिक कारण के अंतर्गत जलवायु संबंधी परिवर्तन, जैसे कि आपको क्या हो गया,
हाँ, मतलब अतिवृष्टि, इसके अलावा आपको बाढ़, अनावृष्टि, भूकंप, ज्वालामुखी, हिम राशियों का घटना बढ़ना, मिट्टी का उपजाऊ न होना, समुद्र तटों मतलब समुद्र तटों का कटना, ठीक है ना, या उसका बह जाना सम्मिलित किया जाता है। यानी कि ये सब जब रहेंगे तो लोग उन क्षेत्रों में रहेंगे, तो आपको नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ अधिक गर्मी से बचने के लिए लोग दक्षिण से क्या होता है कि आपको उत्तर की ओर क्या करते हैं कि आपको प्रवास करते हैं, तथा ग्रीष्मकाल समाप्त होते ही पुनः वो अपने स्थानों पर क्या होते हैं कि आपको आ जाते हैं। बाढ़ या दुर्भिक्ष भी अधिक संख्या में क्या होता है कि प्रवास के लिए उत्तरदायी, क्योंकि बाढ़ वाले क्षेत्र में लोग रहना पसंद क्या करते हैं कि आपको नहीं रहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको जहाँ पर अकाल वाले जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी लोग रहना पसंद नहीं करते। तो नहीं ज्यादा बाढ़ क्या है कि मनुष्य को क्या करता है, आकर्षित करता है, और नहीं आपको ज्यादा सूखा जो है मनुष्य को क्या करता है कि आपको आकर्षित करता है। तो लोग अपने सामंजस्य के हिसाब से क्या करते हैं कि अपने स्थानों की ओर जो है आपको लौट जाते हैं। तो प्रवास का जो पहला कारण है आपको भौतिक कारण, जिसमें हम लोग देख लिए। चलिए दूसरा कारण जो है प्रवास का क्या है, इस पे बात करते हैं। देखिए, तो दूसरा कारण है आर्थिक कारण। तो देखिए, तो आर्थिक कारण में क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा कीवर्ड रोजगार, कृषि, उद्योग, ठीक है ना, परिवहन, इसके अलावा आपको व्यापार क्या है, व्यापार, ये सब क्या है कि आपको आर्थिक कारणों में सम्मिलित है। तो लोग आजीविका के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से क्या होते हैं कि नगरीय क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि कृषि से एक निश्चित संख्या को ही आजीविका मिलती है। और वैसे भी कृषि में जो लोग होते हैं उसका कार्य जो होता है आपको छिपा होता है, ठीक है ना। व्यापारी व्यापार के लिए दूसरे स्थानों पर क्या होते हैं कि आपको जाते हैं। तो यह सब प्रवास के क्या है कि आपको आर्थिक कारण हो गया। उसके बाद है आपको प्रवास के जो आपको सामाजिक सांस्कृतिक कारण है वो आपको क्या है। तो देखिए, तो धार्मिक कारणों से भी बड़ी संख्या में क्या होता है कि आपको प्रवास होता है। इस बात को आपको याद रखना है। जैसे 1947 में भारत विभाजन के समय उत्पन्न स्थिति के कारण बड़ी संख्या में क्या हो रहा था, मतलब कि जो हिंदू लोग थे, ठीक है ना, वो आपको पाकिस्तान से भारत आए थे, और मुस्लिम लोग जो थे भारत छोड़कर कहाँ चले गए थे, आपको पाकिस्तान चले गए। और इसका जो आपको एक बिजोड़ नमूना देखना है साथियों, वो आप कहाँ देख सकते हो जानते हैं, तो गदर एक प्रेम कथा करके अनिल शर्मा की मूवी है, मतलब मेरा मूवी है, आप वहां पर जाकर क्या कर सकते हो, देख सकते हैं, ठीक है ना। गदर एक प्रेम कथा, पहला गदर जो है उसकी हम बात करें, ये नहीं कि आप गदर 2 देख लीजिएगा, उसमें इस चीज की चर्चा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि गदर में देखते हैं कि पहिलका वाला गदर में सनी देओल जो होते हैं वो अपने बीवी बच्चों को लाने कहाँ जाते हैं, तो आपको बीवी को लाने समझिए कि आपको पाकिस्तान चले जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरे में जो होते हैं आपको, ये जो देखते होइएगा सनी देओल जी, ये क्या करते हैं कि आपको अपने बेटे को लाने जो होते हैं आपको वहां चले जाते हैं। तो ये मतलब है कि आपको हाथ नहीं, यह हथौड़ा है, ठीक है ना, जिसपे पड़ता व्यक्ति जो है सांस नहीं लेती है, ठीक है ना। ऐसा ये मेरा डायलॉग नहीं है, ठीक है ना, ये आपको गदर फिल्म के जो आपको अभिनेता है, ठीक है ना, आपको कौन, सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल, ठीक है ना। तो एक बार गदर मूवी को जरूर देखिए, उसमें बहुत अच्छी जो है चीजें है। पहले वाले में वो आपको 10 मिनट के सीन में जो है ये सारी चीजें आपको बता दी गई है कि लोग कैसे प्रवास किया, कैसे लाश से कट कट कर जो है वो आपको एक देश से दूसरे देश गई। चलिए आगे देखते हैं क्या करा है कि भारत में जनसंख्या के क्या है कि वितरण के क्या है कि प्रारूप की व्याख्या करें, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो भारत में जनसंख्या का क्या है कि आपको असमान वितरण है, क्योंकि देखते होइएगा जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, इन क्षेत्रों में क्या है कि जनसंख्या जो है आपको ज्यादा है। तो इसके पीछे कारण क्या है ये भी हम जानेंगे। तो देखिए, तो भारत में जनसंख्या के असमान वितरण को अनेक कारण प्रभावित करते हैं, जिनमें ऊंचा वृक्ष, ठीक है ना, जलवायु, जलापूर्ति, वर्षा की मात्रा, उपजाऊ मिट्टी, कृषि, परिवहन की सुविधा, खनन, औद्योगिक केंद्र, ठीक है ना, इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं, ये सब आपको प्रमुख है, क्या है, प्रमुख है। तो देखिए, तो देश के विभिन्न राज्यों में जनसंख्या का वितरण समान नहीं है, अभी बताएं, ठीक है ना। उसके बाद है कि भारत में जनसंख्या का अधिक संकेंद्रण जो है वो आपको 2 क्षेत्रों में दिखाई देता है, मतलब कि ज्यादातर जनसंख्या आपको देश में 2 क्षेत्रों में दिखाई देता है। जैसे पहला, देश के उत्तरी मैदान में स्थित राज्यों में, जैसे कि आपको हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया आदि में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ जनसंख्या का सघन जवाब है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या के बसाव के वे सारे परिस्थितियां जो होती है वो आपको पाई जाती है। आगे देखिए, वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरा क्षेत्र, तो पश्चिमी भारत में जैसे काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है, जैसे आपको महाराष्ट्र, गुजरात, क्या है, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है ना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तो इन राज्यों में कृषि उपज ज्यादा होती है, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो भी आपको क्या है कि आपको अनुकूल है, इस वजह से यहाँ पे जनसंख्या का जो बसाव होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। वहीं देश के दक्षिण पूर्वी राज्य, ठीक है ना, क्या है, दक्षिण पूर्वी राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आदि में क्या है कि जनसंख्या बृहद जो है संकेंद्रण जो है आपको पाया जाता है। बाकी जो शेष राज्य है वो भौतिक दृष्टि से विषम है, जिस कारण से वहां जनसंख्या का जमाव जो है वो आपको कम पाया जाता है। तो वहीं आपका प्रश्न जो है कह रहा है, क्या जानते हैं कि भारत में जनसंख्या वितरण की प्रारूप की व्याख्या करें, तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं
14 नंबर प्रश्न में करा कि शहर से शहर में प्रवास के क्या कारण है, इस पर आप चर्चा कीजिए। तो देखिए, तो कह रहा है कि शहर से शहर में प्रवास के कारण तथा परिणामों की व्याख्या करिए। तो देखिए, तो एक नगर से दूसरे नगर में होने वाले प्रवास को क्या कहते हैं? तो आपको शहर से शहरीय प्रवास कहते हैं। तो शहरीय प्रवास जो होता है अंतर्राज्यीय प्रवास की तुलना में अंतर्राज्यीय ज्यादा होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि लोग एक राज्य को छोड़कर क्या होते हैं कि आपको दूसरे राज्य में क्या होते हैं कि आपको चले जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अंतर्राज्यीय स्तर पर प्रवास। और अंतर्राज्यीय कहेंगे तो अपने राज्य के एक शहर से दूसरे शहर में जाना अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। तो देखिए, तो ये जो देख रहे हैं नगर से नगर वाला प्रवास, यह ज्यादातर अंतर्राज्यीय प्रवास जो है वो आपको होते हैं, ठीक है ना। तो इसे आपको याद रखना है। तो इस धारा में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो है संख्या जो है कुछ क्या है कि को अधिक है। शहर से शहर में प्रवास का मुख्य कारण जो है वो आपको रोजगार के अवसर, ठीक है ना, यानी कि शहर में आपको रोजगार के अवसर ज्यादा मिलते हैं, शैक्षणिक सुविधाएं होती है, आकर्षक जीवन शैली होता है, ये सब जो होता है ना लोगों को शहर की ओर अट्रैक्ट करता है। तो शहरी प्रवास का जो मुख्य कारण होता है आर्थिक क्रियाओं के द्वारा धन को क्या करना है कि आपको प्राप्त करना है, ठीक है ना, और जिसके लिए विभिन्न स्थानों को पर लोग जो होते हैं आपको प्रवास करते हैं। तो फिर यहाँ परिणाम कहेंगे। तो देखिए, तो शहर में अधिक लोगों के प्रवास के कारण वहां पर क्या होता है, जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। इसके अलावे जो होता है आपको ट्रैफिक आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो आपको क्या होते हैं कि शहर से शहर में प्रवास के कारण होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं, आपको लास्ट प्रश्न है क्या कि मानव भूगोल के विकास की व्याख्या करें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो इसको बढ़िया से देखिएगा क्या करा है कि मानव भूगोल के विकास का जो आरंभ है, क्या है, आरंभ है वो आपको 19वीं शताब्दी में हुआ था। याद रखिएगा कि मानव भूगोल के विकास का आरंभ कब होता है, तो आपको 19वीं शताब्दी में होता है साथियों, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो इस शताब्दी में अनेक जो है भूगोल बताए हुए, ठीक है ना। एक प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। तो अपनी पुस्तक जो है प्रजातियों की उत्पत्ति, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में जीवों की उत्पत्ति और वातावरण से अनुकूल क्या है कि अनुकूलन की स्पष्ट व्याख्या की है। यानी क्या की है, व्याख्या की कि लोग जो है जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, वातावरण से वो कैसे अनुकूल व्याख्या करते हैं, मतलब वो कैसे उसके अनुकूल ढलते हैं। तो ये सारे चीज जो है उन्होंने अपनी पुस्तक जो है किसमें किया था, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब प्रजातियों की उत्पत्ति में। मानव भूगोल के जनक जो है जर्मन भूगोलवेत्ता, वो आपको कौन है, तो आपको फ्रेडरिक रेटजेल है। कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल। उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में सर्वप्रथम अपने भौगोलिक अध्ययनों में क्या किया था कि मानव तथा वातावरण के संबंधों के अध्ययन को क्या किया था कि आपको महत्व दिया था। तो मानव भूगोल के क्षेत्र में देखिए कि सबसे पहले जो आया वो आपको प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, उसके बाद जो आते हैं फ्रेडरिक रेटजेल, फिर है इनकी एक शिष्या होती है अमेरिकन जिनका नाम होता है एलन सैंपल, ठीक है ना। तो ये जो सैंपल है ये रेटजेल की क्या है कि विचारधारा का समर्थन करते हुए बताया कि मानव तथा पृथ्वी दोनों ही क्रियाशील व निरंतर क्या है कि आपको परिवर्तनशील है, और इसी कारण मानव तथा पृथ्वी के क्या है जानते हैं वातावरण के परस्पर संबंधों में क्या होता है कि परिवर्तन होता रहता है। मतलब कि ये जो देख रहे हैं पृथ्वी, ठीक है ना, और मानव, इन दोनों के संबंधों में जो क्या है कि आपको परिवर्तन जो है वो आपको होता रहता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मानव भूगोल की प्रकृति जो स्थिर न होकर क्या होती है कि आपको परिवर्तनशील होती है। तो यहाँ से इन सभी चीजों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो साथियों आज हम लोग क्या किए कि भूगोल का जो पूछा गया प्रश्न है, कल जो पूछा गया था, ठीक है ना, कल जो डेट थी वो आपको क्या थी आप देख लेंगे, ठीक है ना। तो उसी डेट में यह जो है वो आपको पूछा गया था, यानी कि आज जो है 27 है, क्या है 27 है, ठीक है ना। तो यह आपको 26 सितंबर को जो है आपको एग्जाम हुई थी, ठीक है ना, उसमें आपको पूछे गए थे। तो उम्मीद है मेरे भाई कि आपको सारी चीज समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ गई, ठीक है ना, और वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।